केदारनाथ भी आप गए थे, वहाँ की फर्स्ट एनर्जी कैसी है? वहाँ पे कैसी पॉजिटिव वाइब्स हैं? वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, सबसे ज्यादा शांत, सबसे ज्यादा मोस्ट एनर्जेटिक फील है, पर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है क्योंकि हम लोगों ने उसको टूरिस्टिक स्पॉट बना दिया है। केदारनाथ में भी हुआ था साधु के साथ इंटरेक्शन। मैं महादेव से बोला वैसे आंख बंद करके कि मैं आपके पास आ गया, मेरी यात्रा लंबी कर दो, मेरे को नारायण जाना है, बद्री नारायण जाना है। बाबा का पीछे से हाथ आया, बोले कि तुझे पता है एक रास्ता है केदारनाथ से, पहाड़ी के रास्ते 8 किलोमीटर ऊपर रास्ता है, बद्रीनाथ जाता है। बद्रीनाथ जाना चाहता है ना तू, जा चला जा। मैंने किसी को बोला ही नहीं, अभी तो मेरे मन में इच्छा ही। अब केदारनाथ में सुबह इतनी भीड़ थी, बोल के बाबा का है वो। फिर हम नीचे चलने लगे। अब नीचे चलने लगे तो मेरे को वो बाबा मिले जो मेरे को चढ़ते हुए मिले थे। तो वो कहीं बैठ के अपना खाना वाना भोजन खा रहे थे कहीं। तो मैं उन बाबा को देखा, फटाफट मैं उनके पास भाग के गया। हम चाय वाय पी रहे थे तो मैंने उनसे बोला कि बाबा अगर मैं बोलूँ कि मैं मान गया कि इच्छाधारी चीज़ें होती हैं, बस मैंने उनको इतना बोला, कुछ और नहीं बताया। अच्छा। बहुत जोर से हंसे वो और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोले कि तेरी यात्रा बद्रीनाथ की सफल हो जाएगी, जा तू इधर से मत जा, नीचे से। वासुकी ताल 8 किलोमीटर केदारनाथ से ऊपर है। ये केदारनाथ मंदिर है, आपके राइट साइड जो है भैरव का मंदिर है और लेफ्ट साइड से 2 पहाड़ी चढ़ के एक पहाड़ी आपको उतरनी है तो आप वासुकी ताल पहुंचोगे। चारों ओर हिमालय से घिरा हुआ और दिख तालाब है, तो बहुत ही सेक्रेट तालाब है एंड बहुत कम लोग पहुंचते हैं, मतलब एक ऐसी चढ़ाई है, एक गलती और आप सीधा मंदाकिनी में बह जाओ। आपने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा ये जो कवर करी है, इसके अंदर आपको सबसे बेस्ट जगह जो लगी हो वहाँ का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो आप। 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर, भीमाशंकर आर 2 वन ऑफ द मेन। सुंदरता की अगर बात करें तो त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप बैठता है, अगेन सह्याद्री हिल से कवर्ड है और बहुत ही सुंदर वादियाँ है। जब बारिश होती है तो और भी सुंदर होने लग जाता है। एंड 4 धाम में से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा फेवरेट मेरे बद्री नारायण है, सतोपंथमाना के पास, जहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई थी। तो दोस्तों, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द सूर्यांश टॉक शो। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की जो यात्रा है ये पैदल करी है। और इस जर्नी में इनके साथ इनके पेट डॉग भी थे, बटर। स्वागत है यति भाई ऑन सूर्यांश टॉक शो। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द पॉडकास्ट, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड वीडियो का बेस्ट पार्ट ज़रूर कमेंट करें। तो यति भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने पैदल जाना ही क्यों चूज़ करा? आप बाय एयर भी जा सकते थे, बाय ट्रेन, बाय कार भी जा सकते थे। हम लोगों की ट्रैवल की दुनिया में एक चीज़ बोलते हैं स्लो ट्रैवल, और स्लो ट्रैवल बोलते हैं जितना धीरे आप जा सको, जितना स्लोली आप किसी चीज़ को डिस्कवर कर सको। एंड इंडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोगों की भाषाएं, बोलने का तरीका जो है, आप यूपी ले लो, अगर यूपी अयोध्या से आप बलिया की तरफ जाओगे या इधर गाजियाबाद की तरफ आओगे तो बोलने का तरीका इतना ज़्यादा बदल जाता है कि हम एक दूसरे को यूपी वाले समझ नहीं पाते। तो अगर आप ऐसे ही स्टेट्स क्रॉस करोगे, डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करोगे, स्टेट क्रॉस करोगे, तो इतनी भाषाएं, इतने भगवान के प्रकार हैं कि उसको आप गाड़ी पे या साइकिल पे आप नई ढंग से देख सकते हो। बिकॉज अगर मैं साइकिल पे भी जाता हूँ तो मिनिमम 70-80 किलोमीटर्स में पार कर देता हूँ, विच इज़ वेरी लॉन्ग। मतलब एक डायलेक्ट और अंदर से देश को जानने के लिए वो बहुत लंबा टूर हो जाता है। हालांकि पैदल में अगर हम बात करें तो 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा आदमी नहीं चलता है ना, डेली फिजिकल उससे ज़्यादा अगर लंबा चलना है तो ज़्यादा अलाउ नहीं करती है बॉडी। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि जब जंगल में या कहीं है तो 50 किलोमीटर चल लिए, अदरवाइज 20-25 किलोमीटर्स, कभी कभी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चल के रुक जाना। तो उस 6 या 15-20 किलोमीटर में हमारा भारत कितना बदल रहा है, हमारे लोग कितने बदल रहे हैं, हमारे खाने का तरीका कितना बदल रहा है, अगर वो चीज़ डिस्कवर करनी है या देखनी है, या जिसे हम लोग होते हैं इनक्रेडिबल, अतुल्य भारत, वो मेरे को लगता है कि हम पैदल ही देखा जा सकता है उसका। वो साइकिल से, बाइक से या फ्लाइट से, ट्रेन से आप देख सकते हो, उसको चेरिश कर सकते हो, बट अंदर से उसकी जड़ें देखना, बहुत समझना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए पैदल मेरे को था कि मैं जड़ें एक्चुअली मैं देख पाऊँ कि हमारे भारत की जो जड़ें कैसी है। मोटिवेशन कहाँ से आती है आपके अंदर इतनी मोटिवेशन पैदल चलो? मोटिवेशन नहीं होती। मोटिवेशन आज मुझे लगता है कि आजकल का एक हवा है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। मैं कोई रील देखूंगा जिम की तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, 2 दिन जिम चला जाऊंगा, तीसरे दिन नहीं जाऊंगा, राइट। सूरज को उगने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, है ना। नदी को बहने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए। बादल हो जाएंगे तो भी सूरज दिखाई नहीं देगा, तो आएगा तो है ना, रोशनी तो रहेगी। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आप जो भी करते हो उस काम से प्यार करो। मुझे चलने से बहुत प्यार है, जैसे लोगों को, किसी को खाने से प्यार है, किसी को ट्रैवल करने से प्यार है, किसी को उस चीज़ से प्यार है, मेरे को चलने से बहुत प्यार है। प्यार में क्या होता है, जैसे घर वालों से आप माँ से प्यार करते हो तो कभी कभी ऐसा आता है ना, लो मोमेंट आता है कि यार लड़ाई हो रही है या बात करने का मन नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना प्यार कम हो जाता है।
हाँ, डाउन फेजेस आ सकते हैं, एक अप फेज भी आएगा कि इतना प्यार इमोशन जाग रहा है कि आज तो भाई क्या ही कर दें, है ना? पर एट द एंड ऑफ द डे मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मेरे को लगता है मेरे जैसे इंसान के लिए नहीं है। मेरे जैसे इंसान के लिए मतलब ये है कि आई एब्सोल्युटली लव व्हाट आई डू। चलने से मेरे को प्यार है, उतना ही इतना कंटेंट क्रिएशन से है, भगवान से है, अपने माँ-बाप से है। तो आई थिंक इसी वजह से शायद मैं इतना चल भी पा रहा हूँ, नहीं तो फिर क्विट हो जाता अभी तक तो। एंड भाई आपने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा ये 4 जो धाम, हाँ। कवर करी है, इसके अंदर आपको सबसे बेस्ट जगह जो लगी हो वहाँ का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो आप। एक चीज़ बेस्ट होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसीलिए शायद रीज़न है कि 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे पास, या 4 धाम है। पर मेरे लिए जो बेस्ट दर्शन, अगर मैं ज्योतिर्लिंग की बात करूँ, तो ज्योतिर्लिंग में मेरे लिए बेस्ट दर्शन जो हुए हैं वो भीमाशंकर और गृष्णेश्वर में हुए हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब आदमी इतने लंबे सफ़र पे जाता है या कहीं मंदिर जाता है, तो बहुत ही शांत स्वभाव से दर्शन करना चाहता है। मतलब मैं अगर 1500 किलोमीटर चल के या 2000 किलोमीटर चल के मैं कहीं पहुँचा हूँ, तो मैं 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए दर्शन नहीं करना चाहता हूँ, है ना? जो कि काशी विश्वनाथ हो गया, महाकाल हो गया, इसमें पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ ये जो ज्योतिर्लिंग है महाज्योतिर्लिंग में से है, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती भीड़ बहुत होती है ना? और मैं स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, महाकाल में मैं स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, सोमनाथ में स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, और ऐसे लगभग केदारनाथ स्पर्श नहीं कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना? तो मेरे लिए वो रहेंगे उतने ही मान्यता वाले, बट मेरे को स्पेशल फीलिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा टाइम बिता नहीं पाया, इतने टाइम जाने के बाद भी। तो मेरे लिए जो फीलिंग में कहो या बेस्ट कहो, वो भीमाशंकर है, बिकॉज़ भीमाशंकर एक छोटे से मंदिर और पूरा वेस्टर्न घाट्स की वादियों में, सियाद्री हिल्स में बसे हुए हैं। आप जितनी देर चाहो गर्भगृह में बैठ सकते हो, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। गृष्णेश्वर भी सेम है, अगर आप सावन पे नहीं जा रहे हो तो। अगर महादेव अच्छा। का सावन का टाइम नहीं चल रहा है, तो गृष्णेश्वर और भीमाशंकर 2 ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं कि आप आधा घंटा भी चाहो तो आप बैठ सकते हो। आपको कोई मना नहीं करेगा। तो मेरे लिए आई थिंक बेस्ट जो फ़ेवर रहता है वो उन जगहों पर रहता है जहाँ मेरे को ज़्यादा टाइम मिल पाए। हालाँकि मैं ये नहीं बोलता कि काशी विश्वनाथ या महाकाल का में उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है। पर 12 ज्योतिर्लिंग में से गृष्णेश्वर, भीमाशंकर आर 2 वन ऑफ द मेन। सुंदरता की अगर बात करें तो त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्वरूप बैठता है। अगेन सह्याद्री हिल से कवर्ड है चारों ओर से, और बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं, जब बारिश होती है तो और भी सुंदर होने लग जाता है। एंड 4 धाम में से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट मेरे बद्रीनारायण है, सतोपंथ माना के पास, जहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई थी। बिकॉज़ आप मानो कि हिमालय में पूरे बसे हुए शांत एक स्वभाव है वहाँ पे। और हालाँकि नारायण जो हैं चारों कोनों में बैठते हैं, 4 युग दिखाते हैं, बट वो जो है वो सतयुग है, स्टार्टिंग का बिल्कुल। तो वहाँ पे जो एनर्जीज़ आप बोल सकते हो या फिर शांति जो मिलती है वो कहीं और, वो जगन्नाथ जी पे भी नहीं मिलती है, वो रामेश्वरम पे नहीं मिलती है, वो आपको द्वारिकाधीश में नहीं मिलती है, वो मिलती है सिर्फ बद्रीनाथ में। तो अगर मैं धाम बोलूँगा तो मेरे लिए बेस्ट या मेरे दिल के क्लोज जो है वो बद्रीनाथ हैं। और मैं अगर ज्योतिर्लिंग की बात करूँ तो भीमाशंकर, गृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में ये तीनों ज्योतिर्लिंग हैं। केदारनाथ भी आप गए थे, वहाँ केदारनाथ भी, हाँ, वहाँ फर्स्ट की जर्नी। एनर्जी कैसी है, वहाँ पे क्या कैसी पॉजिटिव वाइब्स हैं? जब मैं गया था तब तो बहुत डिफरेंट था। अब तो ख़ैर मैं रील्स पे दिखता हूँ, तहस-नहस हो गया है। मैं जब गया था तो मैंने फर्स्ट जर्नी करी थी अपनी 1 सितंबर 2020 में चालू किया था। अच्छा। दैट वाज़ माय फर्स्ट एवर वॉक, कि मैं ऋषिकेश से बस मन था कि केदारनाथ जाना है, तो घरवालों से परमिशन ली, लॉकडाउन हो रखा था, सब बंद पड़ा था, तो 7 दिन 170-80 किलोमीटर चल के पहुँच गए थे। तो उस टाइम का जो आप बोल सकते हो कि आजकल के टाइम पे लोग बोलते हैं एनर्जीज़ है, कुछ है या ऐसा है। मतलब ये बहुत हल्की चीज़ होती है बोलने के लिए कि एनर्जीज़ है ये है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ सकते। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तारामंडल है। हम अच्छा। लोग तारे देखते हैं, वो देखते हैं कि वो कितना सुंदर लग रहा है, पहाड़ों पे जाते हैं। बट उसका आकार देखना पूरा पॉसिबल नहीं है ना। हम लोग बहुत ही एक छोटा-सा स्फेयर देखते हैं तारामंडल का, है ना? तो मैं अगर ये डिफ़ाइन कर दूँ कि केदारनाथ ऐसे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। उसकी जो फीलिंग है वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं हो सकती है। वो एक फीलिंग में भी डिस्क्राइब नहीं हो सकती है कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं आपको बता दूँ यार एग्ज़ैक्ट ऐसा लगा। तो केदारनाथ बहुत ही एक सेक्लूडेड जगह है, एंड उसके ऊपर केदारनाथ के जस्ट 8 किलोमीटर ऊपर जो बेस्ट जगह है वो है वासुकी ताल। वासुकी ताल 8 किलोमीटर केदारनाथ से ऊपर है। ये केदारनाथ मंदिर है, आपके राइट साइड जो है भैरव का मंदिर है, और लेफ्ट साइड से 2 पहाड़ी चढ़ के एक पहाड़ी आपको उतरनी है, तो आप वासुकी ताल पहुँचोगे, जो स्वर्ग का दरवाज़ा बोलते हैं। मतलब अच्छा। पूरी चारों ओर हिमालय से घिरा हुआ और एक तालाब है। तो बहुत ही सेक्रेड तालाब है, एंड बहुत कम लोग पहुँचते हैं। मतलब एक गलती और आप सीधा जो है मंदाकिनी में बह जाओगे। अच्छा। ऐसी चढ़ाई है। तो इट इज़ यूजुअली रिकमेंडेड, अगर आप ट्रैकिंग नहीं करते हो तो ग्रुप में जाओ। खो अच्छा। ना जाओ ताकि कहीं कुछ ना हो जाए।
बट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, सबसे ज़्यादा शांत, सबसे ज़्यादा मोस्ट एनर्जेटिक फील है, पर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है क्योंकि हम लोगों ने उसको टूरिस्टिक स्पॉट बना दिया है। हम लोग थोड़ा पिक्चर्स लेने अब ज़्यादा जाते हैं, तो हाँ वो एनर्जीज कम हो जाती हैं धीरे धीरे। जैसे सिटीज़ पहले गांव थे तो एनर्जी ज़्यादा होती थी, अब शहर बिल्डिंगें हो गई हैं तो एनर्जी कम हो गई हैं। जस्ट सेम एज दैट। आपने इतनी सारी स्पिरिचुअल प्लेसेस कवर करी हैं, बहुत सारे साधुओं से भी मिलते हो जाकर, तो यहाँ पर भी आपका कुछ केदारनाथ में भी हुआ था साधु के साथ इंटरेक्शन, हाँ, केदारनाथ वो शेयर में करो। ऐसा था कि मुझे 3 या 4 साधु मिले थे जो एट द एंड मेरा रियलाइजेशन ये है कि वो एक ही साधु था। अच्छा। और क्योंकि मेरे को बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ, जब कुछ चीज़ें हो जाती हैं और आप बाद में रियलाइज़ करते हो कि क्या हो गया, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि उस मोमेंट पे समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। एंड मैं केदारनाथ जब चढ़ रहा था तो मुझे एक बाबा मिले थे। तो जब आप यात्रा करते हो वैष्णो देवी या किसी की भी, तो अक्सर आप मिलते रहते हो। आप 4 किलोमीटर चलोगे, फिर रुक बिल्कुल। जाओगे, फिर दूसरे बंदों से तो बाबा थे, चाय वाय हम पीते थे साथ में, फिर चलते थे आगे। फिर तो बिकॉज मेरी पहली यात्रा थी तो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी कि क्या है पर्वत, क्या है महादेव, क्या है केदारनाथ का अर्थ, क्या है मंदाकिनी क्यों बह रही है यहाँ से, वासुकी ताल क्या है। तो मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी, तो मैं उनसे सवाल पूछता था तो वो हंसते थे, बताते नहीं थे, कहते क्या करेगा जान के, चल चल चाय पी, आगे चल, महादेव का नाम ले, आगे चल। तो जब मैं ज़्यादा पूछने लगा तो उन्होंने बस मेरे को इतना बोला कि मैं तेरे को इतना बताता हूँ कि हिमालयों में यहाँ पे जो है इच्छाधारी चीज़ें होती हैं। अब इच्छाधारी मतलब जेन्युइनली हम लोगों ने तो भाई जीटी भी देखा है, तो हम लोगों को तो नाग ही याद आते हैं, है ना। तो वो हंसने लगे, बोले नहीं, इच्छाधारी मतलब है कि जैसा तू चाहेगा वैसा ही आएगा। वो पत्थर भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, कोई साधु संत भी हो सकता है, पर वो इच्छाधारी इसलिए है क्योंकि अगर आदमी की इच्छा पूरी हो जाती है तो वो आगे नहीं दिखता ना। समझ रहे हो, अगर मेरी इच्छा ही ऑडी खरीदने की है तो मैं लंबोर्गिनी थोड़ी लूंगा, मेरी इच्छा पूरी हो गई है, तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो वो चीजें इसलिए होती हैं, और स्पेशली हिमालय जगह पे या कुछ सेक्रेट जगहों पे इसलिए होती हैं ताकि आप संतुष्ट हो जाओ और आगे ना जाओ। वो एक तरीके से एक स्पिरिचुअल टेस्ट होता है कि आप खुद कितना आगे देखना चाहते हो। आप संतुष्ट हुए इस जगह से, आप संतुष्ट हुए इस सवाल से या चीज़ों से, आप और आगे जाके खोज करना चाहते हो। तो ऐसा ही हुआ। हम लोग जब वासुकी ताल, मैं अकेला था तो मेरे को किसी ने बोला कि आप जैसे मैंने बोला अकेले जाना रिकमेंडेड नहीं है वासुकी ताल पे, तो हम लोग का एक ग्रुप बना, कोई इधर से चढ़ रहा है, कोई इधर से। 10 लोग चढ़ने लगे, 15-20 थे, 10 लोग पहुंचे ऊपर। तो जब हम पहुंचे तो हम लोगों को वासुकी ताल पे 2 साधु मिले। एक थे जिन्होंने बस एक कपड़ा बांधा हुआ था और नीचे फ्लाइट की काली वाली हवाई चप्पल पहनी थी। दूसरे साधु ऊनी पूरा कपड़ा बांध के, और वहाँ पे -5 की ठंड में बहुत तेज हवा चल रही थी। केदारनाथ से और 8 किलोमीटर ऊपर तो बहुत पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल, मतलब इतनी तेज हवा, इतनी तेज चलती है कि काटने लगती है बॉडी को, इतनी ठंड है। तो उनको देख के मैंने पूछा कि आपको ठंड नहीं लगती, तो बोले, ऐसे बोल के बस चले गए, कुछ बोले नहीं। तो हम दूसरे साधु से बात करने लगे, बोले ये है। थोड़ी देर में मुड़ के देखा तो वो साधु जो है चोटी चढ़ने लग गया ऐसे ऊपर। तो मैं उनसे बोला यार इतनी जल्दी कैसे चढ़ जाएंगे, इतना पॉसिबल ही नहीं है, कोई ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतना चढ़ना। और दूसरा साधु बोला अरे साधु संत यहीं रहते हैं, तपस्या करते हैं, चढ़ जाते पहाड़। तो फिर लगा कि यार चढ़ जाते होंगे भाई, सही बात है, जो आदमी यहाँ पे ठंड में रह सकता है -5 में एक कपड़े के साथ, वो पहाड़ तो चढ़ ही जाएगा। तो मैं बोला ठीक है। फिर हम लोग जब नीचे जाने लगे तो इतना बादल आ गया था, क्योंकि केदारनाथ से वासुकी ताल से केदारनाथ से उठ के बादल ऊपर आता है वासुकी ताल की तरफ, तो इतना बादल कि आप नीचे देख नहीं पा रहे हो। अब हम लोगों को पता है कि इतने 10 लोग जो आए थे, 10 में से किसी की हिम्मत ऊपर नहीं हो रही थी कि एक कदम आके रखे, बिकॉज एक गलती और आप नीचे गए हो, कोई इसमें चांस नहीं है बचने का। अच्छा। तो 10 के 10 ऐसी लाइन में खड़े हुए थे, तो पीछे से मेरे को एक हाथ आता है, वही साधु का जिसने कपड़ा पहना हुआ था। उसने मेरे को बोला कि भगत चलता क्यों नहीं आगे। तो पहले तो किसी को समझ नहीं आया बाबा आए कहाँ से। तो मैं बोला बाबा रास्ता ही नहीं है, जाएंगे कहाँ से। तो बोले जाएगा नहीं, खोज ही नहीं करेगा तो मिलेगा कैसे। ये बोल के वो चले गए, बादलों में गायब हो गए। और धीरे धीरे सबने हिम्मत बांधी कि यार चलते हैं, सारे के सारे ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए नीचे थोड़ा चलने लगे। नीचे पहुंचे तो एक बड़ा सा पत्थर था जहाँ से केदारनाथ दिखाई दे रहे थे। अच्छा। तो इतना बड़ा पत्थर था कि हम सारे लोग उस पर बैठ जाएं। हम बैठे वहाँ पे, बात दोस्ती हो गई, सबसे चढ़ गए हैं साथ, ऊपर नीचे आए तो लड़कों की दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है। दोस्ती हम बात करने लगे। अब जब हम उठ के बोला कि यार चल केदारनाथ दिख रहा है, अब तो पहुँच जाएंगे शाम तक। हम लोग उठ के जैसे ही खड़े हुए तो पीछे देखा तो वही साधु ना ऐसे हंस रहे थे जोर जोर से। तो मैं बोला यार ये तो अभी नीचे गए थे, ऊपर कैसे खड़े चोटी पे।
तो बाकी सब ने वही किया, साधु ऐसा, पर मेरे को खटका। मैंने कहा ये तो अजीब बात है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पर फिर इग्नोर करके मैंने कहा साधु है, हिमालय है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। छोड़ के चले गए। तो हुआ क्या कि मैंने कैंप लगा रखा था केदारनाथ में, पर दोस्ती हो गई थी मेरे उन लोगों से जो मेरे को मिले थे। तो बोले यार भाई हमारे साथ रूम में रहो, ऐसा कल साथ नीचे उतरते हैं केदारनाथ। तो मैं बोला ठीक है। तो मेरा प्लान नहीं था केदारनाथ के बाद कहीं जाने का। अगली मॉर्निंग मैं उठाऊं तो मेरे को लगा नहीं यार यात्रा लंबी करनी है। तो मैं केदारनाथ पे आंख बंद करके मैंने सुबह इच्छा मांगी कि किसी को मैंने बताया नहीं, कुछ नहीं, एक अंदर से एक इच्छा है कि मेरे को बद्री नारायण जाना है, महादेव के पास आके नारायण के पास जाना है। तो मैं महादेव को बोला वैसे आंख बंद करके कि मेरे को अब मैं आपके पास आ गया, मेरी यात्रा लंबी कर दो, मेरे को नारायण जाना है, बद्री नारायण जाना है। मैंने आंख खोली तो बाबा का पीछे से हाथ आया। बोले कि तुझे पता है एक रास्ता है केदारनाथ से, पहाड़ी के रास्ते 8 किलोमीटर ऊपर रास्ता है, बद्रीनाथ जाता है। बद्रीनाथ जाना चाहता है ना तू, जा चला जा। अब वो ऐसा रास्ता है कि यहाँ पे आर्मी कदम नहीं रखती है, क्योंकि बर्फीले पहाड़ हैं। बाय रोड अगर अब मैं जाऊँ केदार से बद्रीनाथ तो करीब 120-140 किलोमीटर है। पर अगर वो 8 किलोमीटर बोल रहे तुंगनाथ भी आएगा बीच में, और एक ही पुजारी पहले पूजा करा करता था। बोले जा चला जा, तुझे बद्रीनाथ जाना है। मैंने किसी को बोला ही नहीं, अभी तो मेरे मन में इच्छा ही है। मन में इच्छा है। तो मैं बोला बाबा पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा ऊपर। फिर वो बोले जाएगा नहीं, खोज नहीं करेगा तो मिलेगा कैसे। अब केदारनाथ में सुबह इतनी भीड़ थी, बोल के बाबा गायब हो गए, मिले नहीं। फिर हम नीचे चलने लगे। अब नीचे चलने लगे तो मेरे को वो बाबा मिले जो मेरे को चढ़ते हुए मिले थे। अच्छा। तो वो कहीं बैठ के अपना खाना वाना भोजन वोजन खा रहे थे कहीं। तो मैं उन बाबा को देखा, फटाफट मैं उनके पास भाग के गया। हम चाय वाय पी रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि बाबा अगर मैं बोलूँ कि मैं मान गया कि इच्छाधारी चीज़ें होती हैं, बस मैंने उनको इतना बोला, कुछ और नहीं बताया। अच्छा। तो बहुत ज़ोर से हंसे वो, और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोले कि तेरी यात्रा बद्रीनाथ की सफल हो जाएगी, जा तू उधर से मत जा, नीचे से जा। तो ना मैंने उनको बताया, ना मैंने किसी को बताया। बट एट द एंड मुझे लगता है कि एक ही साधु था जो एट द एंड ऑफ की डे मेरी परीक्षा, आप बोल सकते हो, टेस्ट ले रहा था कि अगर तेरे को इतना ही स्पिरिचुअल है, तू इतना खोज करना चाहता है, तो देखते तू कहाँ तक जाएगा। तो वहाँ से तो मैं नहीं जा सकता था केदारनाथ के 8 किलोमीटर, क्योंकि वो तो मौत को बुलावा देना है, वो तो बहुत ही ऐसी घमंड वाली चीज़ हो जाती। बट मैं सड़क के रास्ते ज़रूर जा सकता था, और मैं गया भी। तो वो खोज थी। आई थिंक मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द मोमेंट्स थे जो एक्सप्लेन नहीं करे जा सकते। बोलते हैं ना संतों का पता नहीं होता है कब क्या जादू कर दें। तो वो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था मेरे लिए लाइफ में। और किस टाइप के साधु वगैरह से आप मिले हो? आपको मैं बहुत अच्छा लगता है ऐसे साधु मैं वगैरह से यूजुअली मिलना? जैसे अखाड़े बहुत होते हैं, पर 2 अखाड़ों अच्छा। से जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने साधुओं से सीखा, 2 अखाड़े मेन है, शिव अखाड़ा, राम अखाड़ा। अच्छा। तो मैं यूजुअली राम अखाड़े के साधुओं के साथ ज़्यादा बैठता हूँ। मेरे को अघोरी, नागा और इन साधुओं से मैं अपना डिस्टेंस रखता हूँ, क्योंकि ये तांत्र विद्या करने वाले साधु, और ये अच्छा। नॉर्मल ज़िंदगी के लिए, नॉर्मल मेरे आदमी जैसे आदमी के लिए जो वीडियो भी बनाता है, कंटेंट बनाता है, घर पे है, माँ बाप है, कल को शादी भी करनी है, उसके लिए तंत्र विद्या का कोई काम नहीं है ना। तो मेरे को बहुत ही सिंपल है। मेरे को वो साधु पसंद है जो दिन भर राम 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 करते रहते हैं, सीता सीताराम करते रहते हैं, या महादेव का नाम भजते रहते हैं। तो बहुत ही वैसे वाले साधु जो बहुत ही जीवन क्रिया में रहते हैं, समझ लो। जैसे भीमा शंकर में पुजारी बाबा हैं। अच्छा। तो भीमा शंकर से पीछे आप जाओगे तो हनुमान टेकड़ी करके एक जगह है, तो विष्णुदास महाराज जी का आश्रम है, अभी वहाँ पुजारी बाबा रहते हैं। और एक मेरे बहुत फेवरेट बाबा हैं, वो आपका ओमकारेश्वर में मिलेंगे, इमली वाले बाबा। 800 साल पुराना एक मंदिर वो है, पेड़ है इमली का, उनके ऊपर उनका नाम पड़ा है, इमली वाले बाबा। उनके आश्रम में मैं रहा था, कुटिया है छोटी सी। तो उन साधुओं का क्या है, वो सुबह 4 बजे उठेंगे, स्नान करेंगे, योग करेंगे, उनकी एक अखंड ज्योत जलती रहती है, बस वो जैसे होता है, क्या कहते हैं, भस्म जैसे होते हैं, उसी में खाना बनता है, अग्नि उसी में सब कुछ होता है। अच्छा। और आप देख सकते हो कि 70 साल का साधु आपको लगेगा नहीं 70 साल का है। तो मेरा जो साधु का एक्सपीरियंस है, अगर मुझे कोई अघोरी मिल भी जाते हैं बाई चांस, या अगर मुझे कोई नागा साधु मिल भी जाते हैं, तो मैं नमस्ते करके मैं ज़्यादा सवाल नहीं करता हूँ, मैं पीछे हट जाता हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को क्यूरियोसिटी जगाती हैं। हर किसी को आज क्यूरियोसिटी है, आप देखोगे कि तंत्र विद्या क्या होती है, ये होती है। बट कुछ चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए, है ना। जैसे माँ के स्वरूप होते हैं, तो माँ तो सरस्वती भी है, माँ तो लक्ष्मी भी है, बट माँ चंडी भी है। तो चंडी को आप नहीं पूछ सकते ना हर समय। एक घर गृहस्थी में अब गणेश है, गणेश जी की जो पूजा होती है मुंबई में, बप्पा की जो पूजा होती है, बहुत ही ब्लिसफुल पूजा होती है। आप देख सकते हो कितने खुश हैं, एक दंत है, मोदक खाते हैं। बट एक साइड उनका अघोर गणेश का एक स्वरूप है जो शमशान में बैठता है, जो आधे लोगों को पता ही नहीं है। तो लेते हैं चीज़ें। तो आप उनकी घर गृहस्थी वाले लोग, नॉर्मल लोग,
इस चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। तो मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, कोई भी साधु अगर है, अगर वो अघोरी है, नागा है, तो उसको दूर से चरण स्पर्श करके, और अगर मेरी एक एडवाइस है, मुझे किसी ने बताया था, अगर आप किसी भी साधु संत से मिलते हो तो सीताराम इज़ द फर्स्ट वर्ड ग्रीट करने के लिए, नहीं है तो ओम महापुरुषाय नमो नमः, कि हे महापुरुष मैं आपको नमन करता हूँ। दिस इज द फर्स्ट ग्रीटिंग दैट यू कैन गिव, ताकि उनको पता चल जाए ये आदमी सुलझा हुआ है, इसको पता है कि कौन साधु कैसा है, कैसे होने वाला है। तो और मेरी रिकमेंडेशन भी ये रहेगी कि जो लोग तंत्र विद्या करते हैं, साधना में हैं, उन साधुओं से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखा जाए तो ही बेटर रहता है, बिकॉज हर टाइप के साधु हैं, और जेन्युइनली जो हंसी खेल परिवार वाले साधु हैं सीताराम करने, वो थोड़े ज़्यादा बेटर हैं, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है, मैं उनसे ज़्यादा मिलता हूँ। आप साउथ की साइड में भी आपने बहुत ट्रैवल करा है, तो वहाँ के मंदिर, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग कैसे हैं साउथ के लोग बहुत ही ब्रिलियंट हैं, आई थिंक एज कम्पेयर टू नॉर्थ? हम लोगों के नॉर्थ में क्या है कि हम लोग थोड़े लाउड हैं। अच्छा। सारी चीज़ों में, पहनावे में लाउड है हम लोग, है ना, शादी करने में लाउड है हम लोग, खाना खाने में हम लोग बहुत लाउड हैं, हमारी थालियाँ व्यंजन, राजस्थानी गुजराती लोग बहुत लाउड लोग हैं, पंजाबी बहुत लाउड, खाना बहुत लाउड है, समझ रहे हो, घी भी है, मक्खन भी है, हाँ पंजाबी है, और ये है। तो आप कोई भी चीज़ देखोगे नॉर्थ इंडिया में, हम लोग इवन वेस्ट पार्ट जो है, हम लोग बहुत ही लाउड लोग हैं, हमारे ड्रेसअप से लेके बात करने। अब हरियाणवी है, दो हरियाणवी आपस में बात करते हैं, ऐसा लगता है लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पर ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, वो अपना नॉर्मल जैसा लोग हैं वो वैसे बात कर रहे हैं। बट साउथ में जैसे क्या है कि बिगेस्ट डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर किसी होटल पे यूपी में बैठा हूँ, मुझे 2 रोटी क्या तीसरी रोटी चाहिए या थोड़ी और सब्जी चाहिए, तो बोलेगा कि हाँ हाफ सब्जी दे दे या थोड़ी सी ऐसे दे दे, है ना, या 2 रोटी के दे देगा, पर पैसे लगाएगा आपको। साउथ में आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, अगर आप मील खा रहे हो तो आप चाहे दुकान की साइड में, किसी सड़क की साइड में बैठे हो, या आप किसी अच्छे 4 स्टार होटल में बैठे हो, जब तक आपका खाना पूरा नहीं होगा आपको वो सर्व करते रहेंगे, उसमें कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं है कि और रोटी इतने की लगेगी, ये लगेगी, नहीं नहीं नहीं, आपने एक बार मील ले लिया, और वो बहुत दिल से खिलाते हैं, जैसे दीदी हम लोग अक्का बोलते हैं वहाँ पे, तो स्वामी प्लीज़ खाओ, ऐसा करो। एंड द बिगेस्ट डिफरेंस इज, जैसे मैं आंध्रा में जब एंटर हुआ था फर्स्ट, तो मेरे को 25 किलोमीटर में चला और मैं जगह ढूंढने लगा, और उसके बाद मेरे को अगले 25 किलोमीटर और जगह ही नहीं मिली, किसी ने हाँ नहीं बोला, किसी ने भी ये नहीं बोला कि रुक जाओ, सबने बोला आगे जा आगे जा आगे जा। तो फर्स्ट थॉट इंसान के दिमाग में क्या आता है कि यार कैसे लोग हैं, रुकने की जगह नहीं दे रहे हैं, ये है वो है। पर एट द एंड ऑफ द डे मेरे को रात के 10 बजे किसी ने जगह दी, एक दारू के ठेके की दुकान थी, उसने मेरे को बोला आप यहाँ सो जाओ, तंबू लगा के, कोई नहीं हम हैं, खाना वाना खिला देंगे। जब अगले दिन मैं सुबह उठा तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि देखो जगह मना करने वाला भी वही था, जगह एट द एंड ऑफ द डे देने वाला भी वही था, मेरा कोई यूपी का आके तो किसी ने मेरे को जगह नहीं दी। फिर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं बोलता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, तो मैं ये क्यों नहीं सोचता हूँ कि तेलुगु भी मेरी भाषा है। कोई साउथ इंडियन एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मैं आज जाके 10 दिन में तमिल सीख लूँ, कोई मराठी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मैं 10 दिन में जाके मराठा सीख लूँ। वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर हम लोग आपके यूपी में आके भैया बोल सकते हैं, भाई साहब बोल सकते हैं, तो आप यहाँ आके अन्ना क्यों नहीं बोल सकते। तो सारी दुनिया मेरे लिए तब चेंज हो गई थी जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, तमिल मेरी भाषा है, मेरे को आती नहीं है बस। अब इस देश में अगर 35 भाषाएं हैं, 16-15 भाषाएं तुम्हारे नोट पे लिखी हुई हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, बांग्ला हो गई, एसमीज हो गई, तमिल, मलयाली हो गई, ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारे 10 के नोट पे लिखी हुई है। हिंदी से लेके इंग्लिश भी हम लोग की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा ये मेरी भाषा है, ये मेरे लोग हैं, तब तक मुझे जगह कौन देगा, कोई नहीं देगा। उस इंसिडेंट के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ साउथ में कि मेरे को किसी ने जगह नहीं दी हो, किसी ने मेरे को भगा दिया हो। बिकॉज मैं तमिलनाडु में भी जाता था तो मैं बोलता था अन्ना तमिल तेरे दा कुंज तेरे दा, ठीक है, आती है, बहुत थोड़ी आती है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ा। तो वो आगे से तमिल नहीं बोलेगा, वो टूटी फूटी हिंदी बोलेगा कि हमको भी आता है थोड़ा थोड़ा हिंदी आता, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट ही इज़ हैप्पी, वो खुश है कि तू मेरी जगह पे आया है, तू मेरे स्टेट में आया है, तू मेरी भाषा का एक सम्मान। अब उसको पता है 10 दिन में तमिल नहीं सीख सकता है। तो मुझे लगता है कि एज अ नॉर्थ इंडियन या एज एन इंडियन, जब हम बोलते हैं कि आई एम अ प्राउड इंडियन, मैं ये नहीं बोलता ना आई एम अ प्राउड मराठा, आई एम अ प्राउड यूपी वाला, आई एम अ प्राउड बिहारी, मैं प्राउड इंडियन बोलता हूँ। तो तमिल भी मेरे लोग हैं, तेलुगु भी मेरे लोग हैं, कन्नड़ा वाले भी मेरे लोग हैं, मलयाली भी मेरे लोग हैं। तो मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरी भाषा है। जिस दिन मैं एक्सेप्ट कर लूँगा उस दिन सब कुछ बहुत ही ईजी हो जाता है हम लोगों के लिए। और सब कुछ आई थिंक साउथ से ज़्यादा बेटर जगह आपको नहीं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ काम करने में, इन टर्म्स ऑफ लॉयल्टी। हमारे जितने यूपी और बिहार के बार्बर बाल काटने वाले हैं वो साउथ में जाके काम करते हैं,
जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स है वो साउथ में, और आप उनसे पूछोगे यार इतना काम है नॉर्थ में क्यों नहीं करते, कहते सर मालिक पेमेंट के, वहाँ पे अगर 2 तारीख को पेमेंट होनी है 2 तारीख को पेमेंट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरी को ना। यहाँ पे अगर 2 तारीख को पेमेंट होनी तो मालिक बोलेगा अबे 2 दिन लेट हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे पास आएगा पैसा ऐसे तभी तो दूंगा ना, है ना। तो काम करने का जो स्टाइल है और जो तरीका है, उनके जो एथिक्स हैं साउथ इंडिया में, बहुत ही कोर एथिक्स है। वो इंसान को इंसान मानते हैं, समझ रहे हो। एक बड़ा एक्टर भी लुंगी पहन के निकलेगा, डिसिप्लिन्ड है, काफी ज्यादा डिसिप्लिन है, वो अपने बहुत कल्चरली रूटेड लोग हैं। जैसे उनको पत्तल पे खाना है तो खाना ही है, हम हमारे यहाँ भी पत्तल में खाते हैं, भंडारे होते हैं, वो वाले पत्तल आते हैं बिल के, है ना। पर अब कितने लोग खाते हैं उसमें, कितने हम नॉर्थ इंडियंस। उसका हाँ रीजन भी है, हम लोगों पर अटैक हुआ, जो भी है, हिस्ट्री है, ठीक है, डाइवर्स हम लोग थोड़े हो गए हैं, बट साउथ इज मोर कल्चरली रूटेड। वो भगवान को जैसे सब मानते हैं, मैं किसी की श्रद्धा में कमी महसूस वो नहीं बोलूँगा, कमी है, बट जिस तरीके से उनकी अप्रोच है किसी चीज़ को लेने की, वो इतनी ज़्यादा बेटर है कि हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर जाए तो हम लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे को साउथ में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है, और ये रीज़न है कि मैंने उन्हें अपना मान लिया, तो आज मेरे को 4 भाषाएं आती हैं। आज मेरे को मराठी समझ में आती है, आज मेरे को बांग्ला समझ में आती है, बांग्ला आती है तो मेरे को आसामी समझ में आने लगती है, मेरे को तेलुगु में जब तक सीखने लगा तो मेरे को तमिल आने लगी, मेरे को तमिल आती है तो मेरे को मलयाली थोड़ी समझ में आने लगती है, समझ में आ जाता है कि ये मल्लू है और ये फिर तमिलियन है। तो एट द एंड ऑफ द डे भला किसका हुआ, मेरा हुआ ना, कि मैं अपने देश की 4 भाषाएं जानता हूँ। तो साउथ इज ऑल अबाउट कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये मेरा ही देश है। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो साउथ से अच्छी कोई जगह नहीं है, अगर आप नहीं करोगे तो उससे बेकार कोई जगह नहीं है फिर ऐसा है। भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस जर्नी में? आई थिंक सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम तो फिजिकली है। अच्छा, बिकॉज हमारा जो देश है वो 75% जो है वो गर्म देश है ना। अगर हम दिल्ली विल्ली छोड़ दें, सब वो भी सर्दियों में देखो ठंड होती है, नहीं तो गर्मियों में तो बहुत भयंकर गर्मी होती है हिमालय को छोड़ के। तो 35 डिग्री 40 डिग्री में चलना, स्पेशली अपनी डॉग के साथ हाईवे पे चलना है, किसी गांव में चलना, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जो तकलीफ हुई है वो फिजिकल ज़्यादा हुई है, मेंटली कोई तकलीफ नहीं हुई है। बिकॉज मैं आई थिंक टोटल मैं और बटर जो चले हैं वो 600 एंड समथिंग 627 डेज, 600 कुछ 27 दिन हम लोग चले हैं। हम लोग एक दिन भूखा नहीं सोए हैं, ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग को खाना नहीं मिला, हम लोग एक दिन प्यासे नहीं सोए हैं, हमारा 1 रुपया आज तक चोरी नहीं हुआ है, ठीक है, हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई है। हाँ थोड़ी बहसबाजी हो गई है, कोई दारू कुछ हुआ है, हो जाता है कभी कभार, ठीक है, पार्ट ऑफ जर्नी। बट इतनी बड़ी एक चीज़ है जो मैं लोगों को बोलता हूँ, लोग बोलते हैं ना कि इंडिया सेफ है कि नहीं है। हाँ मैं ये चीज़ सेम चीज़ मैं लड़कियों के लिए इतना दावे से नहीं बोलूँगा, बिकॉज नज़रिया बदल जाता है, लोगों की थिंकिंग थॉट बदल जाते हैं। एज अ मेल आई वुड से कि इंडिया उतना ही सेफ है जितना बाकी सारी कंट्रीज़ हैं। और प्रॉब्लम मेरे को जो हुई है वो बस फिजिकल प्रॉब्लम हुई है कि धूप बहुत ज़्यादा है, पसीने बहुत आ रहे हैं, 30 किलो का लोड लेके चलना, कभी कभी जंगल ही जंगल है, लेपर्ड का खतरा है, तो वो कैसे पार करना है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो मेजर प्रॉब्लम होते हैं, बट दीज आर फिजिकल प्रॉब्लम्स। मेंटल प्रॉब्लम नहीं रहती है आपके पास ऐसी जर्नी में, बिकॉज इंडियंस, हम लोगों के जो देशवासी लोग हैं, वो किसी को भूखा देख नहीं सकते सोते हुए, अनटिल अनलेस शराबी ना हो या उसका डेली का काम ना हो, ठीक है। अगर कोई जर्नी पे है, स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी पे है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, आई थिंक इंडिया कम्स टुगेदर कि वो आपको भूखा नहीं सोने देगा। हो सकता है दिन की 3 मील ना मिले, पर एक तो मिलेगी मिलेगी, ये गारंटी है। आपने ऐसी कौन सी जगह पर ट्रैवल करा है जहाँ पे लेपर्ड्स वगैरह का आपको रिस्क था वैसे? नालामला फॉरेस्ट रेंज में लेपर्ड्स हैं, भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेपर्ड्स हैं, और काफ़ी जगह है। इवन साउथ में कोडई कनाल वाले, उसमें हम लोग को एक पैच था जहाँ पे हम लोग को फॉरेस्ट ऑफिसर ने मना कर दिया था। दैट वाज द ओनली पैच कि वहाँ पे इतना ज़्यादा खतरा था लेपर्ड का कि कभी भी अटैक हो सकता था। तो हम लोगों को अराउंड 28 किलोमीटर पहाड़ और चढ़ना था बिल्कुल, और वहाँ पे व्हीकल भी 4 बजे के बाद बंद है, अलाउड नहीं है जाना। तो हम लोगों को फॉरेस्ट जो गार्ड्स होते हैं उनकी गाड़ी में मुझे और बटर को एक एरिया के बाहर तक 28 किलोमीटर तक ड्रॉप किया गया था कि आप यहाँ नहीं चल सकते हो, ये परमिटेड नहीं है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस चीज़ को परमिट नहीं देता है। इवन मैंने उनको बोला आई कैन राइट अ नोट, मैं एनओसी साइन करके दे सकता हूँ कि कोई गलती होगी, कुछ होगी तो गवर्नमेंट नहीं, मैं अपना पर्सनल क्लेम लेता हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता है बट हाँ ऐसी जगहें काफ़ी हैं हम लोगों के। महाराष्ट्र में है गिर क्या कहते हैं, मैं सोमनाथ और इस तरफ जा रहा था, तो गिर में जो है वहाँ तो लेपर्ड्स क्या और शेर क्या, रात को तो शेर की आवाज़ आती थी, देखा नहीं। अच्छा। बट क्योंकि हम दिन में मोस्टली कवर करते थे, और दिन में शेर थोड़ा आलसी होता है, थोड़ा धूप खा रहा होता है, तो हम लोग का है कि सूरज आते ही और थोड़ा जल्दी जल्दी पार करना है। तो गिर में भी ऐसा है कि हम लोग को रात को दहाड़ने की आवाज़ें आती थी शेर की, कैंप लगा रखा है और रात को दहाड़ने की शेर की आवाज़ आ रही है। तो
बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों को रिस्की फैक्टर में काम करना पड़ा है। नालामला फॉरेस्ट रेंज उसमें से था। मैं 2-2.5 लीटर एक्स्ट्रा पानी लेके चलता था, क्योंकि मेरा डॉग डॉग जो है उसको आदत है वो पी करके चलेगा ताकि उसको अपना मार्किंग देनी है। तो लेपर्ड अगर मेरे पीछे आ रहा है तो मेरे पीछे नहीं, वो कुत्ते के पीछे आ रहा है। बिल्कुल। तो मेरा डॉग जहाँ पे पी करता था, मुझे एक्स्ट्रा पानी पी के वहाँ पे दोबारा अपना सूसू करना पड़ता था, फिर उसको मिट्टी से दबाना पड़ता था, फिर डायगनल जाके उस साइड पे दोबारा सूसू करके उसको मिट्टी से दबाना पड़ता था, क्योंकि अगर वो आ रहा है तो वो आएगा ही, इनएविटेबल है। बट वो आ रहा है तो वो डीले हो सकता है, उसका टाइम मैं डीले कर सकता हूँ, कि वो जानवर है, वो जब तक सूंघेगा नहीं उसको तसल्ली नहीं होगी, वो इंसान नहीं है। तो वो यहाँ सूंघेगा तो वो यहाँ भी सूंघेगा, उसको स्मेल आएगी। तो मैं वही करता था कि मैं यहाँ और यहाँ तक जब तक वो तसल्ली करेगा तब तक मैं और 15-20 कदम आगे पहुँच जाऊँ। तो मेन टैक्टिक्स यही रहती थी कि उसको डीले कर दिया जाए। एंड थैंकफुली हम लोगों को लेपर्ड्स जो हैं, बस जैसे मैंने शेर का बोला आवाज़ें आई थी, बट दिखाई नहीं दिए, और मैं बहुत लकी हूँ इस चीज़ के लिए। एंड डॉग्स को लेकर जैसे आप मंदिर वगैरह में ट्रैवल करते हो, मंदिर वगैरह जाते हो, तो डॉग्स वगैरह को लेकर एक्सेप्ट करते हैं वहाँ पे? हाँ, 100%। मतलब अगर आप गाँव में या कहीं ऐसी जगह चल देखो, गर्भगृह में कोई जानवर वहाँ अलाउड तो नहीं नहीं है, अलाउड ठीक होता है? वैसे। पर मंदिर का एक एरिया है, जैसे गर्भगृह है, और जैसे गाँव आप देखोगे तो हम तो मोस्टली गाँव में मंदिरों में रुकते थे, या कहीं तो ऐसे शेड लगी रहती है, और वहाँ पे तो लोग जैसे यूनियन होती है, कम्युनिटी एक एरिया है। मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है। शहरों में मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह है। ज्योतिर्लिंग वगैरह जो मेन मंदिर हैं, ये पूजा करने की जगहें हैं। बट गाँव में मंदिर एक कम्युनिटी है। लोग वहाँ पे आके बैठते हैं। बूढ़े बुजुर्ग अब रिटायर हो जाते हैं तो पत्ते भी खेलते हैं, ठीक है? कोई बूढ़े बुजुर्ग बीड़ी भी पीते हैं। तो वो बहुत ही कम्युनल स्पेस है। अगर मेरे जैसा कोई आदमी आ रहा है, या कोई आदमी है गाँव में, इसके पास घर नहीं है, वो वहाँ सो भी सकता है। वहाँ पे नहाने की सुविधा भी मिलती है। मैं काफ़ी बार मंदिर में नहाया भी हूँ, स्नान भी किया है, सब कुछ किया है, कपड़े भी धोए हैं, सुखाए भी हैं। तो मंदिर और जानवरों को कोई मंदिर मना नहीं करता है। बड़े-बड़े जो मंदिर हैं, जैसे मीनाक्षी अम्मा का मदुरई में है, काशी विश्वनाथ हो गया, महाकाल हो गए, यहाँ पे नहीं अलाउड है, बिकॉज़ यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मान्यता बहुत ज़्यादा है। भीमाशंकर है, भीमाशंकर में आप मानो कि बटर को ये गर्भगृह है, और यहाँ पे पंडित जी ने रोका है उसको। एक स्टेप पहले उसको बोला है कि तुमसे भगवान बाहर मिलने आएंगे। पंडित जी ने बोला, मनुष्य को अंदर जाना होता है, तुमको भगवान बाहर मिलेंगे। तो उसको एक गर्भगृह से सिर्फ एक कदम पहले रोका गया, भीमाशंकर जैसे ज्योतिर्लिंग में। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई मंदिर रेयर है, अगर है तो उनके पास अपना लॉजिक है, क्योंकि कुत्ते को, जानवर को नहीं पता है कहाँ सूसू पॉटी करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे उसको साफ रखना है। तो उसकी शुद्धिकरण कराने में बहुत प्रोसेस चला जाएगा। तो इसलिए कुछ मंदिर अलाउ नहीं करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द मंदिर में आई थिंक 80-85% ऑल ओवर इंडिया, आई डोंट थिंक कि ऐसा है कि जानवर अलाउड नहीं है। अलाउड हैं, एक कैंपस के एरिया में वो आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्पिरिचुअल जर्नी को करने के बाद आपकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए थे? लाइफ में बस एक्सपीरियंस आया है, ठीक अच्छा, है? हर चीज़। स्पिरिचुअल वर्ड लगाने से देखो जर्नी तो स्पिरिचुअल नहीं हो जाती, है ना? एक्सपीरियंस है। मतलब हाँ, मैं मंदिर गया हूँ तो हम लोग बोल सकते हैं स्पिरिचुअल तरीके से, जैसे कि हाँ, भगवान का उसमें एक वो है। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी हूँ कि आज तक मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, वो भगवान का ही कहीं न कहीं वो है। बट आई थिंक मेरे अंदर जो चेंज आया है वो बस नॉलेज का आया है। इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं जागरूक, कुछ क्रेज़ी जागरूक हो गया हूँ, या कॉन्शसनेस खुल गई है, या डिवाइन हाथ आ गया है मेरे ऊपर, नहीं। एक कलेक्टिव एक इतना एक्सपीरियंस आ गया है। एक आदमी जब हर 25 किलोमीटर में अपने भारत को देखेगा, तो वो क्या कुछ सीखेगा, है ना? और स्वामी विवेकानंद है, उनको एनलाइटनमेंट नॉलेज से मिली थी, योग से नहीं मिली थी। एनलाइटनमेंट के, कॉन्शसनेस के बहुत तरीके हैं, है ना? किसी को योग से मिलती है, किसी को मेडिटेशन से मिलती है। स्वामी विवेकानंद को किताब पढ़ने से मिली थी। तो मुझे लगता है नॉलेज इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ एनलाइटनमेंट, और मैं एनलाइटेंड तो नहीं हूँ, बट समवेयर उसके क्लोज जा रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, समझ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो बस यही है, पेशेंस बढ़ गया है, सहन शक्ति बढ़ गई है, एक्सेप्टेंसी रेट ज़्यादा हो गया है। जैसे मैंने बोला, मेरे लोग हैं ना, तमिलियन लोग, कितने टूरिस्ट बाहर जाके बोलेंगे नहीं नहीं आप तो मेरे ही लोग हो, है ना? मैं काशी में एक दिन था, मेरे को साउथ इंडियन लोग मिले, मेरे को तमिल आ गई है, तो मैं उनको समझाने लगा कि आप क्यों टेंशन लेते हो, मैं हूँ। उनको लगा रहे यार गाइड वाइड है, पैसे। मैंने कहा पैसे नहीं चाहिए, नॉर्मल आप मेरे लोग हो, मैं अगर वहाँ पे हूँ, मेरे लोग जिन लोगों ने मेरी सेवा करी है, आप यहाँ पे आए हो, मैं आपकी कर रहा हूँ। सिंपल एज दैट, इट्स अ फेवर। आपने, मैं उनको तो नहीं दे सकता ना, तो जो मेरे सामने मैं उसको दे सकता हूँ। एक्सेप्टेंसी रेट बढ़ जाता है बस, कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, कोई इसमें सवाल नहीं है, सवाल नहीं करने ज़्यादा। बस ये चेंज है, इतना कोई मैसिव चेंज नहीं है।
कुछ बैड एक्सपीरियंस भी हुए हैं आपको इस जर्नी में? हाँ, मोस्टली मतलब हुए तो हैं। मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी दिखाता नहीं हूँ, बिकॉज़ ऑलरेडी दुनिया बैड एक्सपीरियंसेस से भरी हुई है और बिकता भी वही है, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा जल्दी फैलती है। बट हाँ, हुए हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बट नज़रिया है उनका देखने का काफ़ी। दारू वाले बंदों ने कभी रोक लिया है, कभी एक बार गुजरात में ही हो गया था, पूरे गाँव ने मेरे को घेर लिया था, सिर्फ़ एक आदमी की ईगो की वजह से कि वो प्रधान का लड़का था और अच्छा। मैंने उसको बोला मैं ऐसे चेक नहीं करा सकता हूँ, अगर आपको चेक कराना है तो आप प्रधान को बुला लो, जो गाँव के सरपंच हैं। कोई अथॉरिटी बंदा है गवर्नमेंट से, मैं उसको चेकिंग दे सकता हूँ। किस बट लिए रोक लिया था वैसे आपको? कि चल के जा रहा है, बैग वैग अच्छा, है, ऐसा मेरे गाँव से क्यों चल के जा रहा है, मेरे गाँव की रोड है, ऐसा अच्छा, ईगो में। और ईगो बोला में। बैग चेक करा, तो नहीं करा सकता ना मैं बैग चेक। अगर आप ऑफिशियल हो, पुलिस वाले हो, मैं बैग चेक कराऊँगा। अगर आप सरपंच हो, गाँव के कुछ हो, तो मैं आपको बैग चेक कराऊँगा। पर अगर कोई रैंडम आदमी मेरे को बोल देगा कि भाई बैग चेक कराओ, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। ऐसे तो फिर मैं यात्रा ही नहीं कर पाऊँगा, फिर मैं कहाँ सबको चेक ही कराता रहूँगा तो। तो बस इतनी सी बात उनको ईगो को लग गई थी, पुलिस भी बुलाया गया, पूरा गाँव आके पूरा सम्मेलन हो गया था, पूरा सब कुछ, सब लोग आ गए थे। बट वही है, बूढ़े-बुजुर्ग होते हैं, उनको अक्ल होती है, उनको समझ में आता है कि यार ये बंदा यात्रा वाला बंदा है, उन्होंने समझाया, वो किया। पुलिस वाले आए, तो जब पुलिस वाले आए तो मैंने बोला अब आप चेक कर सकते हो। बिकॉज़ अथॉरिटी अगर ऑफिशियल आ गई है, क्योंकि कल को अगर कुछ हो जाएगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? 15 बंदों के सामने 20 बंदों के गाँव में मैं क्या कर लूँगा? कुछ मेरे पास कोई वेपन नहीं है, क्या कर लूँगा मैं? 1-2 को ज़्यादा से ज़्यादा घूसा मार लूँगा, उससे ज़्यादा तो मेरी बस की नहीं है ना, मैं कोई सुपर ह्यूमन तो हूँ नहीं। तो पड़ना किसका भारी है? गाँव वालों का भारी है। तो मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए एक ऑफिशियल देखूँगा ना। अगर पुलिस वाला आके मेरे को बोलेगा कि भाई चेक कराओ, गाँव वालों को नहीं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। मैं झारखंड में एक बार था, तो मेरे को एक रोड से जाना था, मैंने गलत रोड ले ली। अब क्या है कि मेरे को अगर रोड घूम के आऊँगा तो मेरे को कम से कम 3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता। अगर मैं सीधा खेत के रास्ते ऐसे चला जाऊँगा तो आधा किलोमीटर। तो मैं यार पैदल चल रहा है, खेत के रास्ते चला जा। अब मेरा जो रक्सैक है वो 105 लीटर, इतना लंबा रक्सैक है कि क्या बताएं। तो अब हुआ क्या कि एक लेडी थी, उसने बोला, मैं थोड़ा, धूप इतनी थी कि मैं पेड़ की छाया में बैठा, तो मैंने कहा यार थोड़ा बैठ जाते हैं, पानी वानी पीते हैं। तो बोले कौन है, कहाँ से आए हैं, ऐसा है। तो धूप की वजह से मैं भी थोड़ा इरिटेटेड था, मैंने कहा जा रहा हूँ, अपना यात्रा पे हूँ। आदिवासी लेडी थी, तो थोड़ा हिंदी भी थोड़ा कच्ची थी। तो बोली मैं हल्ला करूँगी, गाँव वालों को बुलाऊँगी, ये वो। तो मैं इग्नोर करके मैं बैठा रहा। मैंने कहा सांस ले ले, पहले तू पसीने सुखा ले, उसके बाद बात करना। तो लकीली जब वो शोर मचाने लगी तो एक बंदा वहाँ से निकल के आया। तो जब वो आया, जिससे पहले गाँव वाले इकट्ठे हो पाते, तो मैंने उसको अपने पास बुला के बोला, मैंने कहा इनको क्या दिक्कत है? मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, मैं गलत रूट ले लिया, मैं ऐसे-ऐसे जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? तो बोले बैग में क्या है? मैं बोला बैग में कपड़े हैं, मेरे कुत्ते का खाना है। तो बोले यार इतने बड़े बैग में कितने कपड़े हैं? मैं बोला मैं 2-2.5 साल के लिए बाहर निकला हूँ, बारिश होगी, सर्दी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। मैंने कहा चारों मौसम के कपड़े हैं मेरे पास। मैंने कहा दिखाना, आप बोलोगे तो संतुष्टि के लिए मैं दिखा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले ऊपर ऊपर से खोल के दिखा दो। तो मैंने बैग रखा, ऊपर से खोला, उसने देखा कपड़े हैं। उसने फिर बाद में मेरे को समझाया कि देखो आप जैसे बंदे ना पैंट शर्ट में, हाइकिंग पैंट में आते हैं, आपका जितना बड़ा बस्ता है उसमें 7-6 साल का बच्चा आराम से आ जाएगा। कहते भाई सर यहाँ पे तस्करी होती है, बच्चे उठा के ले जाते हैं आदिवासी लोगों के, है ना। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी ठीक था। अगर वो बंदा उस दिन नहीं आता तो शायद गांव वाले मुझसे पूछते भी नहीं कि तू कौन है, बैग भी बाद में चेक करते, पहले मारते। समझ लो, तो इंसिडेंट कभी कभी ऐसे हो चुके हैं। बट यही है कि आपको बहुत ही दिमाग से रहना पड़ता है। जैसे मैंने काफ़ी झूठ बोले हैं, दारू वाले ने रोक लिया है, कुछ रोक लिया, तो मैंने बोला है मेरे बाप जो है सुप्रीम कोर्ट का जज है, बचने के लिए है नहीं, सब झूठ है। पर उस टाइम पे बचने के लिए बोलना पड़ता है कि कौन है। किसी को मैंने बोला है कि ऐसा बैग वैग लेके चल रहा हूँ हरी पैंट की, मैं आर्मी वाला बंदा हूँ, कि अभी आर्मी आएगी, बैंग फटाफट निकलो, नहीं तो परेशान मत करो। तो वो कभी कभी बहुत ही, और ये ऐसा नहीं किसी को भी, वो देख के, जैसे मेरे से यंग एज लोग हैं, मेरे को पता है मेरे ऐसा बंदा है, अब वो दारू पी रखी है, उसको थोड़ा हो रहा है, तो उसको मैं कर सकता हूँ। किसी कोई बड़ा आदमी होगा या गाँव वाला होगा, उसको मैं ये सब झूठ बोल के नहीं, उसको मेरे को प्यार से समझाना पड़ेगा कि सर देखो बैग में कुछ नहीं है, यात्रा वाला आदमी हूँ। तो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो कहीं भी कुछ भी बिगड़ सकते हैं, बट वो आदमी के ऊपर होता है। मुझे क्या लगता है ना, 10 में से 7 आदमी अच्छा ही होता है। एक आध जो आदमी है वो है अच्छा, पर उसको सरदर्द है, लोन होगा सर पे, बीवी से लड़ाई हो गई है, घर पे झगड़े चल रहे हैं, कुछ ना कुछ उसको जिंदगी में दिक्कत है, तो उसका गुस्सा कहीं ना कहीं अब वो उसका वहां नहीं निकल रहा, तो एक रैंडम आदमी पे निकल गया मेरे जैसे। और जो बचा इक्का दुक्का आदमी है वो है ही बुरा, क्योंकि अच्छाई है तो बुराई भी होगी ना। तो इक्का दुक्का है बुरा, उससे बच के रहना है।
बट जो 2-3 बीच में आते हैं ना मिडल, उसमें उनका बस मूड खराब है। वो लोग बुरे नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी से थोड़े परेशान हैं। किसी के ऊपर लोन है, किसी की माँ से झगड़ा है, किसी का प्रॉपर्टी का लफड़ा चल रहा है, किसी का डाइवोर्स चल रहा होगा, किसी के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, कोई भगवान को तब से पूज रहा है, भगवान सुन नहीं रहा है। तो बहुत इरिटेटेड फेस में रहते हैं। और जब आप एक सोसाइटी में रहते हो तो आप उस सोसाइटी में कभी-कभार नहीं गुस्सा निकाल पाते। तो कोई बाहर जैसे आदमी मेरे जैसा बाहर से आएगा, तो उसके ऊपर आप ज़ोर आज़मा सकते हो थोड़ा। तो मुझे लगता है वो 2-4 लोग जो हैं वो आज़मा लेते हैं, ठीक है, बट वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो वो नहीं होगा तो सीखेगा कैसे? हर चीज़ अच्छी हो जाएगी तो मैं सीखूँगा क्या? तो वही वाली चीज़ है। अब थोड़ा बटर के बारे में बात करते हैं। बटर आपको कैसे मिली थी वैसे? बटर मुझे मिली थी मेरी सेकंड वॉक पे। राजस्थान में चल रहा था, किशनगढ़ से पहले गाँव पड़ता है भोजियावास राजस्थान में। तो वहाँ 7-8 पपीज़ थे, नई डॉग ने हुँ, बच्चे हुँ। दिए थे 7-8, आई थिंक 1 डेढ़ महीना हो गया था, आँख 35-40 दिन आँख खुल गई थी। तो 7-8 कुत्ते थे वहाँ पे, तो सब देख के मेरे को भाग गए, बस बटर ही इकलौती थी जो मेरे पास आई पूँछ हिलाते हुए। तो लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं, तो मेरे को तो उसी से हुआ था। तो मतलब मोस्टली ह्यूमन्स को ह्यूमन्स से होता है, बट मेरे लिए जानवर से था। तो मैंने उसी समय उसको वहाँ से उठा लिया था। मतलब रात को अपने कैंप में रखा, उसी गाँव में मैं रुका था, एक सरकारी स्कूल में। और आज भी भोजियावास के लोग मुझे फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं कि कैसी है, उसको घर लाओ, कभी दिखाओ उसको, उसके वापस घर लेके आओ, कैसी है, बड़ी हो गई है। वो आज भी हमारी वीडियोस देखते हैं, व्लॉग्स देखते हैं, रैंडमली वीडियो कॉल कर देते हैं, फ़ोन कर देते हैं। तो बटर का मिलना बहुत ही ज़्यादा रैंडम था। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि उसको ऐसे जर्नी पर, तब तो बहुत छोटी थी, उसको काफ़ी टाइम तक घर रखा। ये जो 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की जर्नी है, ये हुँ, मेरी हुँ। 6th वॉक है। 6th वॉक। इससे पहले मैं 5000 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका था, बट वो किसी को पता नहीं था क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतना फेमस नहीं हुआ था, मैं इंस्टाग्राम भी इतना मैं अपने लिए कर रहा था। पर फिर मुझे लगा नहीं यार, दुनिया को दिखाना ज़रूरी है। तो वो 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग वाली जर्नी मैंने दुनिया को थोड़ी दिखाई। अदरवाइज़ मैं बनाता था वीडियोज़, बट नॉट टॉप नॉच कि हाँ, यही मेरा करियर होगा या ऐसा कुछ होगा। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके ट्रैवलिंग को लेकर? अभी बहुत इंडिया देखना बाकी है। अभी छत्तीसगढ़ जैसी ट्राइब्स बाकी हैं। अभी ऐसी जगहें बाकी है, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स अभी बाकी है। मैं सिक्किम गया हूँ, बाकी नॉर्थ ईस्ट नहीं गया हूँ। बट आई थिंक चलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ एक एज के बाद अब मैं 28 का हो गया हूँ, अब 29 का हो जाऊँगा। तो फिज़िकली अपने आप को इतना बर्डन देना, एंड स्पेशली अपने डॉग को इतना बर्डन देना, अब हुँ, हमने हुँ। जो करना था फिज़िकली, आई थिंक किसी को दिखाने के लिए हमको करना नहीं था, तो हमने कर लिया। बट ये जर्नी दोबारा करना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज़ 2.5 साल आप रोड पे अगर बिता देते हो, जैसे हुँ, मेरे से हुँ। घर वाले मिलने आते थे, मैं कभी घर वापस नहीं गया इन 2.5 साल के बीच में, घर वाले ही मुझसे हमेशा मिलने आए। तो एक ऐसी जर्नी लेना, क्योंकि वही वाली बात है, मैं तो इसी समाज में हूँ ना, या तो मैं साधु संत बन जाऊँ तो मैं छोड़ दूँ, ना ये पॉडकास्ट करूँ, ना मैं वीडियोज़ बनाऊँ, ना मैं कुछ करूँ। बट वो हो नहीं सकता है, मैं एक हुँ, हुँ। नॉर्मल लाइफ़ में जी रहा हूँ, मैं कंटेंट का काम करता हूँ, अपनी फाइनेंसेस को वो करने के लिए, स्पॉन्सरशिप्स का काम करता हूँ। आई कम बैक टू माय फैमिली, मम्मी है, पापा हैं, भाई है मेरा, ठीक है? आगे कहीं न कहीं जाके शायद शादी भी करनी है। तो जब आप ऐसे संसार के बीच में रह रहे हो, तो यू ऑल्सो हैव टू सी कि एक टाइम बाद जो है हो गया, जो मेरे को अपने लिए जो अचीव करना था पर्सनली एक लाइफ में, वो मैं कर चुका हूँ। इसके बाद जो ट्रैवल आएगा वो मच मोर ऑफ अ ब्यूटी ट्रैवल एक्सपीरियंस आएगा। जो लोग देखना चाहते हैं, मेहनत हम लोगों ने कर ली है, अब हम लोगों को प्रूव करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ना अपने आप को, ना किसी को, कि हम लोग क्या कर सकते हैं। है ना? जैसे मेरे से बहुत लोग बोलते हैं आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों नहीं रजिस्टर किया? तो बोला अगर मैं मेडल की तरह इसे देखूँगा ना, तो लोग इससे एक्सपीरियंस निकाल लेंगे। अगर मैंने दिखा दिया एक कुत्ते और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड हो हुँ। गया, तो कोई ना कोई इसे कभी ना कभी तोड़ने की कोशिश करेगा। और जब इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, तो वो इस एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ देगा। मैं चाहता हूँ कल को कोई बंदा मेरे को देखे और बटर को देखे, बोले यार ये एक्सपीरियंस लेना है। जैसे नर्मदा की परिक्रमा होती है, कोई ये नहीं बोलता ना कि नर्मदा की परिक्रमा 6 महीने में होती है, हम 3 महीने में खत्म कर देंगे, नहीं होता ना। मेडल नहीं है उस चीज़ का। इसलिए मैंने कभी कश्मीर टू कन्याकुमारी नहीं हुँ। किया, बिकॉज कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अ मेडल, कि मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी वॉक किया है। मैं भागता हूँ 12-12, 20-20 किलोमीटर, बट मैं कभी मैराथन्स में नहीं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इट्स अ मेडल। मैं अपने लिए करता हूँ, किसी मेडल के लिए नहीं करता हुँ। हूँ। जब आप किसी चीज़ के लिए टैग लगा देते हो, कुछ लगा देते हो ना, तो उसका एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अब बटर और मैं थोड़ा वी वांट कि हम लोगों को टाटा से कहीं स्पॉन्सरशिप मिले, थोड़ा और अच्छा जाएँ, हम लोग आगे जाएँ। अगर हम 2 पैर पे इतना आगे जा सकते हैं, इतना घूम सकते हैं, तो हम 4 पहिया लेके कहाँ जा सकते हैं? हम लोग चाहेंगे कि हम लोग यूरोप जाएँ, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग, बट मैं मेजरली अभी इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं। छत्तीसगढ़ इज़ वन ऑफ द स्टेट्स जहाँ मैं और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। केरला इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ मैं और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और कश्मीर
मैं जम्मू जम्मू गया हूँ, कश्मीर नहीं गया हूँ आज तक। थोड़े हालात और ठीक हो जाएँ, गवर्नमेंट और ठीक करे तो विशफुली मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ। एंड नॉर्थ ईस्ट मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल, ये साइड और देखना चाहता हूँ। और इसके बाद अगर मैं कहीं फर्स्ट अगर कदम रखूँगा तो मैं नेपाल रखूँगा, बिकॉज़ हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं कि भारत का ससुराल है नेपाल, क्योंकि माता सीता जो है वो नेपाल से थी और राम जो है अयोध्या से थे। तो हम लोग यहाँ बोलते हैं कि हमारा ससुराल है। तो मैं अगर कहीं जाना चाहूँगा तो सबसे पहले नेपाल जाना चाहूँगा। वो एक जगह देखना चाहूँगा जो इंडिया से रिज़ेम्बल होते हुए भी अलग है ना? और इतने प्यारे लोग हैं नेपाली, इतने प्यारे लोग हैं। इंडिया में बहुत लोग, उत्तराखंड में नेपाली लोग काम करते हैं, इवन दो साउथ में जाके काम करते हैं। एंड वो साइड मेरे को एक बार एक अलग हिस्सा देखना है, जो है इंडिया जैसा बट इंडिया नहीं है। एंड देन मे बी हम लोग एशिया से, वियतनाम से स्टार्ट करेंगे। मेरा ऐसा मन नहीं है कि हाँ, जाके यूरोप पहले जाना है, नहीं। अपनी आस-पास के एरियाज़ पहले देखने हैं। तो अब इंडिया कर लेंगे तो नेपाल जाएँगे, नेपाल कर लेंगे तो फिर श्रीलंका या वियतनाम, एशिया घूमेंगे थोड़ा, है ना? कोशिश करेंगे, चाइना मिल जाए तो चाइना भी जाएँगे। उसके बाद हम लोग किसी और कॉन्टिनेंट पे शिफ्ट होंगे, फिर हम लोग शायद अफ्रीका जाएँगे, फिर हम लोग शायद कहीं और। तो वो प्लान कैसे आउटले होगा, कैसे प्लान होगा, वो समय के साथ और फाइनेंसेस हमें बताएँगे। बाकी अभी के लिए प्लान ये है कि हाँ, वॉक नहीं, मे बी हम लोग एक हिचहाइक करें या फिर ऐसा कुछ करें व्हिच इज़ मच मोर एडवेंचरस, बट वॉक आई थिंक इट्स लिटिल डिफिकल्ट। ऑलराइट भाई, तो बहुत मज़ा आया आपके साथ बात थैंक करके। यहीं पर एंड करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। आई होप आप सबको ही मज़ा आया होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड वीडियो का बेस्ट पार्ट ज़रूर कमेंट करें। और यति भाई, कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को? मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं बस यही बोलूँगा कि आई थिंक पंकज त्रिपाठी ने भी बात बोली थी, बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं कि एक बार भारत को ना घूमना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि फॉरेन ट्रिप्स पे, दुबई लोग वगैरह, दुबई लोग जा रहे हैं, लोगों को बहुत ही ना फैंसी ट्रैवल पसंद है, समझ रहे हो? ग्लूमी पसंद है, पहाड़ों की वादियाँ देखनी है, बर्फ़ देखनी है। नहीं, ईस्टर्न घाट्स बहुत सुंदर है हम लोगों के। तमिलनाडु में तिरुपति से लेके आप तमिलनाडु अगर वॉक करोगे तो ईस्टर्न घाट्स का पैच बहुत सुंदर है। तो मैं बस लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया एक ऐसी जगह है, इसको आप सुंदरता से नहीं जान सकते हो, उसको आप गाँव से जानोगे तो ज़्यादा बेटर है। इंडिया गाँव के बारे में है, सुंदर जगहों के बारे में नहीं है। क्योंकि सुंदर जगहें एल्प्स जैसी जगह भी हैं, नेपाल में भी हैं, बहुत सारी जगह हैं जो टक्कर देती हैं इंडिया को, है ना? बट गाँव इंडिया में ऐसे हैं और यहाँ के लोग ऐसे हैं कि पूरी दुनिया यहाँ को टक्कर नहीं दे सकती है। तो अगर एक्सप्लोर करना है तो मेरे को लगता है कि लोग एक्सप्लोर करें, पैदल ना करें, ट्रेन से करें, साइकिल से करें, किसी से भी करें। बट इंडिया ट्रैवल करना लाइफ में एक बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई थिंक। यही मेरा आखिरी से है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यति भाई का भी इंस्टाग्राम आईडी नीचे दे रखा है, और फॉलो करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।